हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आप जो चैप्टर देख रहे हैं, आपका चैप्टर है विलयन। तो विलयन में आज हम जो देखने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधियां, जिसमें एक ऐसी विधि है जो अक्सर जो है बार बार पूछे जाते हैं। इधर पिछले साल नहीं आया था, बाकी इससे पहले का अगर आप आंसर उठा के देखेंगे तो अक्सर जो है एक के बाद एक हर साल जो है पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विधियां हैं, वर्कले हार्टले विधि। वर्कले हार्टले विधि ये अक्सर जो है इसका डायग्राम बनाने को कहा जाता है, और साथ में अगर डायग्राम के साथ अगर आप बनाते हैं, लिखते हैं, इसकी प्रोसेस लिखते हैं, तो आपको पूरे ये 4 या 5 नंबर के जो है लगभग पूछे जाते हैं। यानी 5 नंबर, 4 नंबर के नीचे नहीं पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा। वर्कले हार्टले विधि क्या है, चलिए इसको हम डिटेल से आपको बताते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें जो प्रासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले हार्टले विधि की, तो वर्कले हार्टले विधि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है। देखो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से इसका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, एक छिद्रयुक्त पाइप होती है। पाइप समझ रहे हो ना, नलिका होती है, पाइप होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोटी पाइप होती है, लंबी सी पाइप होती है, तो उसके चारों तरफ छिद्र होते हैं। कभी देखा है कि नहीं? यहाँ पर ये भी एक नलकी होती है, मोटी पाइप होती है, और उसके पाइप के ऊपर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम की झिल्ली जो है चढ़ा करके, वो झिल्ली किसकी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की। किसकी झिल्ली होती है? कॉपर से फेरोसाइनाइड, यानी छिद्र युक्त नलिका पर जो है कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लपेट करके ये पाइप जो है होती है। समझ में आ गई नहीं? और ध्यान सुनिएगा, ये जो पाइप होती है, इस पाइप के एक सिरे पर टोटीदार फनल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? टोटीदार फनल। इसका दूसरा नाम एक अंग्रेजी में ड्रॉपिंग फनल होता है। क्यों ड्रॉपिंग फनल होता है? क्योंकि यहां से हम चाहे तो एक एक बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा सकते हैं, तो इसलिए इसको ड्रॉपिंग फनल कहा जाता है। एक नाम इसका और है थिसिल फनल। क्या नाम है? थिसिल फनल। ये थिसिल फनल क्या होता है भाई? थिसिल फनल इसलिए होता है, ये भाई जैसे क्यूब की कीप होती है ना, कीप में आप आराम से भर दीजिए, भरने के बाद इसको थिसिल फनल के नाम से भी जाना जाता है, जान लीजिएगा। इसको थिसिल फनल भी कहा जाता है, वाटर रिजर्वर भी कहा जाता है। तो जान लीजिएगा, आप ड्रॉपिंग फनल आप याद कर सकते हैं या थिसिल फनल कह सकते हैं। ठीक, ये एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। क्या लगी होती है? कैपिलरी ट्यूब। इसका हिंदी में केस नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस नली। यानी एक सिरे पर जो है बिंदुकारी फनल लगा होता है और दूसरे सिरे पर जो है केस नली लगी होती है। किसके? जो हमारी छिद्रयुक्त नलिका होती है, जिस पर कॉपर फेरोसाइनाइड के अर्धपारगम झिल्ली जमी होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये पूरा सिस्टम जो होता है पाइप वाला, ये एक स्टील के एक बेलनाकार बर्तन में लगा हुआ होता है। कहाँ लगा फिट होता है? ये एक स्टील के बेलनाकार, ये जो आपको दिख रहा है चौकोर, ये स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है, जिस पर ये छिद्र युक्त नलिका जो है, ये जो इतना सेटिंग होता है, इसको ले जाकर के फिट कर देते हैं, यानी इसी पर जो है लगा देते हैं। और इस स्टील के बेलनाकार, ध्यान सुनिएगा, स्टील के बेलनाकार पात्र के मुंह पर ऊपर जो है एक दाब मापी यंत्र लगा होता है। क्या लगा होता है? एक दाब मापी यंत्र, प्रेशर गेज, और एक पिस्टन पी, यानी एक पिस्टन लगा हुआ होता है। समझ में आया नहीं? पहले तो आप पूरे पात्र, ये जो आप सिस्टम लगाए हो, सिस्टम के बारे में आपको बताना होगा। समझ में आ गया कि नहीं? बस हमने जितनी बातें बताए यही सब हमने लिखा है, कहीं अलग से और कुछ नहीं लिखा है। समझ में आ गया? सबसे पहले हमने लिखा कि एक बेलनाकार हमारे पास छिद्रयुक्त नलिका होती है। कैसी नलिका होती है? छिद्रयुक्त नलिका होती है, जिसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई होती है। समझ में आ गई बात? जिसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, और इस छिद्रयुक्त नलिका के एक सिरे पर बिंदुकारी फनल होता है, एक सिरे पर टोटीदार फनल लगा होता है, तथा दूसरे सिरे पर जो है केस नली लगी हुई होती है। समझ में आ गया? ये जो हमारी छिद्रयुक्त नलिका होती है, जिस पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, ये एक स्टील के बेलनाकार बर्तन में जो है फिट होता है। यानी ये सिस्टम पूरा स्टील के बेलनाकार बर्तन में फिट होता है, और स्टील के बेलनाकार बर्तन के मुंह पर एक दाब मापी
यंत्र तथा एक पिस्टन लगा हुआ होता है। समझ में आ गया ना? इतना ही बात हमने लिखा है, कुछ और अलग से नहीं लिखा। आप देख सकते हैं हमने लिखा है इस विधि में प्रयुक्त उपकरण में, ये जो हमारा उपकरण प्रयोग किया गया है, एक संरंध्र नली होती है। संरंध्र नली मतलब छिद्रयुक्त नली होती है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जमी होती है। वही हमने लिखा, कई अलग से नहीं। इस नली में शुद्ध विलायक भर लेते हैं। अब इस नली का काम क्या होता है? इस नली में शुद्ध विलायक मतलब पानी भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं? शुद्ध विलायक। विलायक यहाँ पर जल की ही बात किया जाएगा, ठीक है? तो शुद्ध विलायक भर लेते हैं। संरंध्र नली स्टील के एक बेलनाकार बर्तन में लगी होती है। ये जो हमारी संरंध्र नली है कहाँ लगी है? स्टील की एक बेलनाकार बर्तन में लगी होती है। स्टील के पात्र में उस विलयन को भर लेते हैं जिसका प्रसार दाब ज्ञात करना होता है। यानी यहाँ तो हम विलायक भरते हैं, यहाँ पर ये हमारा विलायक होता है, ये शुद्ध विलायक होता है, और ये हमारा विलयन होता है। क्या होता है? विलयन। भाई ये हमारा विलयन होता है, यानी उस विलयन को भरते हैं जिसका हमें प्रसार दाब ज्ञात करना होता है। किसमें? भाई ये हमारे छिद्रयुक्त नली में उस शुद्ध विलायक भर लेते हैं और बर्तन में जो है उस विलयन को भरते हैं जिसका हमें प्रसार दाब ज्ञात करना होता है। क्लियर हो गया? बेलनाकार बर्तन में एक पिस्टन पी तथा एक दाब मापी यंत्र लगा होता है। भाई यहाँ पर एक पिस्टन पी लगा है और एक दाब मापी यंत्र लगा होता है। आगे कहा गया संरंध्र नली के एक सिरे पर केस नली और दूसरे सिरे पर टोटीदार फनल लगी होती है। भाई एक सिरे पर एक केस नली है और दूसरे सिरे पर टोटीदार फनल लगी होती। क्लियर? तो ये आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम में क्या है, कैसे है, सारी चीजें बता दिया गया। अब ये हम काम कैसे करता है, किस तरीके से प्रयोग शुरू करते हैं, तो उसके बारे में आगे बताया गया है। देखो सर्वप्रथम प्रयोग शुरू करने से पहले ये जो हमारा केस नली होता है, ये कैपिलरी ट्यूब लिखा है ना, केस नली में विलायक का तल नोट कर लेते हैं। सबसे पहले केस नली में विलायक का तल नोट कर लेते हैं, कहां तक ये विलायक भरा हुआ है। समझ में आ गए? और यहाँ विलायक का तल जैसे हम निशान लगा लिया, ए तक भर लिए। और भरने के बाद जैसे ही विलयन जिसका हमें प्रसार दाब ज्ञात करना होता है, जैसे ही विलयन भरते हैं तुरंत प्राशन की प्रक्रिया शुरू होती है और ये धीरे धीरे विलायक जो होता है ये विलयन में प्रवेश करना शुरू कर देता है। अब भाई इसमें से जब यहाँ आने लगेगा तो ऑटोमेटिक ये हमारा जो निशान लगाए हो ये धीरे धीरे घटेगा, यहाँ तक आएगा। अरे जहां तक आएगा कुल मिला के घटना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। अरे ये इसमें से निकल के यहाँ जाएगा तो यहाँ घटेगा नहीं, यहाँ भी रोक लगा देंगे, नीचे नहीं आने देंगे तो ऑटोमेटिक ये घटेगा। जितना इस प्रासंगिक प्रक्रिया होगी ये इधर से इधर जाएगा तो ये धीरे धीरे घटेगा। तो फिर अब पिस्टन द्वारा हम दाब लगाएंगे। क्या करेंगे? पिस्टन द्वारा दाब लगाएंगे, कम से कम दाब लगाएंगे, उतना दाब लगाएंगे कि जितना ये घटा रहेगा पुनः ये अपनी पुरानी अवस्था में वापस लौट आए। तो यही पिस्टन अब जितना लगाएंगे ये हमारा दाब मापी बताएगा कि कितना दाब आपने लगाया है। तो यही कम से कम बाहरी दाब जो इसको पुरानी अवस्था में, भाई दाब उतना ही आप लगाओगे जितना इसका प्रसार दाब होगा, तभी तो उतना लौट के जाएगा। तो यही बाहरी दाब जो कम से कम लगाते हैं यही इस विलयन का प्रसार दाब कहलाता है। समझ में आए नहीं? बस यही हमने लिखा, कोई अलग से नहीं लिख दिया। प्रयोग शुरू करने से पहले केस नली में विलायक का तल नोट कर लेते हैं। अरे केस नली हमारा यही तो है, तो इसमें हम विलायक का तल नोट कर लेते हैं और बेलनाकार बर्तन में विलयन भरने पर प्राशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बेलनाकार बर्तन में विलयन भरते हैं तुरंत ऑस्मोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्राशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और विलायक विलयन में प्रवेश करने लगता है। अब पिस्टन द्वारा विलयन पर कम से कम दाब लगाते हैं जिससे प्राशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए और केस नली में विलायक का तल अपनी प्रारंभिक अवस्था स्थिति में पहुंच जाए। विलयन पर लगाया गया यह न्यूनतम दाब विलयन के प्राशन दाब के बराबर होता है। यानी वही जो कम से कम दाब लगाते हो वही दाब जो होता है विलयन का प्राशन दाब के बराबर। भाई प्राशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लौट के यहाँ से यहाँ तक डाउन हुआ, अब आप दाब लगाए फिर लौट के गया, तो जितना दाब लगाया हो जी लौट के गया पुरानी अवस्था में, वही दाब इसका जो है विलयन का प्राशन दाब कहलाता है। याद होगा कि नहीं? डायग्राम देख के आप समझ के पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। डायग्राम बनाने के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में अगर डायग्राम आपने सही बना दिया तो सब सही है। डायग्राम नहीं बनाया, लिख के खूब अच्छे से आए हो,
कोई पढ़ता वढ़ता नहीं। पढ़ने को तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। डायग्राम बनाए रहोगे तो लगेगा कि सही लिखे हो, और डायग्राम जब नहीं बना पाओगे तो लगेगा पता नहीं क्या लिखे हो। समझ में आया नहीं? किसी के पास इतना टाइम नहीं तुम्हारा 1.5 पेज का पढ़ने जाएगा कोई। तो डायग्राम अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं करना है, एक छिद्रयुक्त नलिका ले लेना, इस पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगा देना और इसमें विलायक भर लेना। क्या भर लेना? विलायक। और इसके एक सिरे पर केस नली और दूसरे सिरे पर टोटीदार फनल लगा देना, और यह पूरा सिस्टम जो होता है एक स्टील के बेलनाकार पात्र में लगा देना। और इस स्टील के बेलनाकार पात्र में केवल एक ऊपर जो है एक दाब मापी यंत्र और एक पिस्टन पी लगा होता है। समझ में आया नहीं? प्रयोग शुरू करने से पहले हम केस नली में विलायक का तल लोड कर लेते हैं, कहां तक है। उसके बाद इस पात्र में उस विलयन को भरते हैं जिसका हमें प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है। और जैसे ही विलयन भरोगे तुरंत विलायक विलयन में धीरे धीरे प्रासरण की प्रक्रिया होगी। और प्रासरण में यही तो होता है, विलायक विलयन में जाता है तो हमारा शुद्ध विलायक जो है विलयन में धीरे धीरे प्रवेश करता है अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, तो प्रासरण होगा। और अब ये जब डाउन होता है तो पिस्टन पी द्वारा हम कम से कम दाब लगाते हैं जिससे वो अपनी पुरानी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो यही बाहर से पिस्टन द्वारा लगाया गया दाब ही विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। बस आराम से बना देना, लिख देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बर्कले हार्टले विधि जो है इसके लाभ कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें ये जो बर्कले हार्टले विधि है इसके लाभ क्या है। पहला लाभ ये है कि इस विधि में प्रासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। यानी अगर हम बर्कले हार्टले विधि द्वारा जो है प्रासरण दाब ज्ञात करते हैं तो बहुत कम समय लगता है, बहुत आराम से बहुत जल्दी जो है प्रासरण दाब हमें पता चल जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस विधि में अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता है। यानी जब हम बर्कले हार्टले विधि द्वारा ज्ञात करते हैं तो जो हमारी अर्धपारगम झिल्ली होता है इस पर बहुत ज्यादा दाब नहीं पड़ता है। अब जब दाब नहीं पड़ेगा तो उसके फटने का डर भी नहीं रहेगा, तो ये कहा गया दाब नहीं पड़ता है जिससे उनके टूटने की संभावना कम रहती है। जो झिल्ली लपेटे रहते हैं इसकी टूटने की संभावना कम रहती है। अब पता चला कहीं कहीं लगा रहता है, उस पर लगाते हैं दाब तो बहुत ज्यादा पड़ जाता है, फट जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो लेकिन बर्कले हार्टले विधि में एक फायदा ये भी है कि इस पर हमारे अर्धपारगम झिल्ली पर बहुत ज्यादा दाब नहीं पड़ता है जिससे उनके टूटने या फटने की संभावना कम रहती है। ठीक। और तीसरा लाभ यह है कि इस विधि में विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। यानी जितना हमारा सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, विलयन में गया रहता है तो उतना ही लौट आता है। यानी विलयन के कंसंट्रेशन में विलयन की सांद्रता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। किसी किसी में क्या होता है, चला गया पूरा, लौट के आया ही नहीं। पता चला जो हमारा विलयन था जितना कंसंट्रेट था वो डाइल्यूशन में चला गया। भाई लौट के नहीं आएगा तो पूरा शुद्ध प्रासरण दाब कहां से पता पाओगे। तो इस विधि में यही एक फायदा है ये भी कि इस विधि में विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। यानी जो हमारा जिस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कर रहे होते हैं उसकी सांद्रता अपरिवर्तित, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है जिससे प्रासरण दाब का मान अधिक ठीक आता है। यानी प्रासरण दाब का मान जो है एकदम ठीक जो है पता चलता है, यानी ठीक ज्ञात होता है। समझ में आ गए? अभी सांद्रता चेंज हो जाए तो कहाँ सही प्रासरण दाब आएगा। तो ये बर्कले हार्टले विधि के ये लाभ है, जाने रहिएगा। यानी पहली बात तो कम समय लगता है और दूसरी बात जो है अर्धपारगम झिल्ली पर दाब नहीं पड़ता है जिससे टूटने फटने की संभावना नहीं रहती है। तीसरी बात यह है कि जो विलयन होता है विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है जिससे प्रासरण दाब का मान शुद्ध आता है, ठीक ज्ञात होता है। समझ में आया? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर।